नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन को 2 सप्ताह तक बढ़ाने के बाद सीएम योगी ने टीम 11 के साथ अपने आवास पर चर्चा की। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन पर विस्तार से अधिकारियों के साथ बातचीत की गई और भविष्य की रणनीति बनाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पे अपनी टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। कल देर शाम को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया था कि 3 मई के बाद यानी 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा और लॉकडाउन में की सीमा बढ़ा दी गई। 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन लागू रहेगा और हालांकि उसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। जो जिले रेड जोन में हैं वहाँ किसी तरह की छूट नहीं है। साथ ही ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में जो जिले हैं उनमें कई चीज़ों को रियायत दी गई है। उसकी पूरी गाइडलाइन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की दी गई है और उसी के संबंध में ये बैठक चल रही है कि किस तरह से तीनों जोनों में कार्रवाई करनी है और कैसे आगे चीज़ें सुचारू हों, उसको करना है। कोरोना को भी फैलने से रोकना है। साथ ही जो प्रवासी मजदूर आए हैं वो उनकी संख्या क्या है, उनके साथ कैसे डील करना है, साथ ही उनका टेस्ट से लेके उनको राशन और उनको उनके खाते में पैसे भेजने, सब पे विस्तार से चर्चा हो रही है। तो विशेष तौर पे आज जो है वो जो लॉकडाउन बढ़ा है उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ चर्चा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। लॉकडाउन 3 शुरू होने से पहले राजधानी लखनऊ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर सुजीत पांडे के निर्देश पर राजधानी लखनऊ के तमाम चौराहों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है और वो हर आने जाने वाले लोगों की सघन चेकिंग कर रही है। ऐसी तमाम गाड़ियों को स्विच किया जा रहा है या उनका चालान काटा जा रहा है जो बिना पास बाहर निकल रही है। राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए, इसके लिए पुलिस सुबह से ही राजधानी लखनऊ के तमाम इलाकों में मुस्तैद है। ये राजधानी लखनऊ का गोमती नगर इलाका है, पॉश इलाका है। यहाँ पर तमाम जो वीवीआईपी लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिसकर्मी सभी की चेकिंग कर रहे हैं। सभी लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर वो किस कारण आ रहे हैं, जा रहे हैं। ड्यूटी पास चेक किया जा रहा है और उसके साथ उसकी टाइमिंग भी चेक की जा रही है। जो भी लोग पास के साथ भी जा रहे हैं वो सभी लोगों को चेक किया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है। तमाम गाड़ियों के चालान भी किए जा रहे हैं। जो भी लोग इस टाइम निकल रहे हैं, चाहे वो कहीं भी जा रहे हों, उनसे जाने का उचित कारण पूछा जा रहा है। अगर वो नहीं बता पा रहे हैं तो उनकी गाड़ियों का चालान किया जा रहा है और यहाँ तक चाहे कोई भी हो उन सभी की गाड़ियों को यहाँ पर रोका जा रहा है और उनसे चालान किया जा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम केयर फंड की जांच कराए जाने की मांग की है। प्रियंका गांधी का कहना है कि एक तरफ तो सरकार गरीबों से पीएम केयर फंड के नाम पर पैसे ले रही है और वहीं दूसरी तरफ जालसाजाओं के पैसे माफ किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान पीएम केयर फंड में कितना पैसा जमा हुआ, इस बात की जांच होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन, पानी, नकदी की किल्लत है और सरकारी महकमा सबसे 100 रुपए पीएम केयर के नाम पर वसूल रहा है, तब हर नजरिए से उचित होगा कि पीएम केयर की सरकारी ऑडिट होनी चाहिए। देश से भाग चुके बैंक चोरों के 68,000 करोड़ रुपए सरकार ने माफ कर दिए, इसका भी हिसाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संकट के समय जनता के सामने पारदर्शिता महत्वपूर्ण है, इसमें जनता और सरकार की भलाई है। तो प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि पीएम फंड में जितने भी पैसे इस दौरान जमा हुए हैं, यानी कोविड फंड में जो भी पैसे गए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है कि एक तरफ लोगों से पीएम फंड में पैसे लिए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ देश के ऐसे लोग जो फ्रॉड करके देश से फरार हो गए हैं, उनके 68,000 करोड़ रुपए सरकार ने माफ़ कर दिए हैं। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ गरीबों के ऊपर सरकार अत्याचार कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो फ्रॉड हैं उनको राहत देने का काम कर रही है। उन्होंने सरकार से ये सवाल किया है कि आखिर सरकार ऐसे फ्रॉड, ऐसे जालसाज लोगों का साथ क्यों दे रही है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा,
न्यूज इंडिया लखनऊ। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर एक तरफ जहां लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सुल्तानपुर लम्भुआ के विधायक ने लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए लोगों को खाना बांटने पहुंचे। इस दौरान विधायक ने 6 से 7 लोगों को लंच पैकेट दिया और उसके बाद फोटो भी खिंचवाने लगे। राशन के लिए लाइन में लगे लोगों ने आरोप लगाया कि विधायक द्वारा उन्हें धूप में खड़ा करवाया गया और खाना भी नहीं दिया गया। लॉकडाउन में लोगों को खाना बांटने महंगी लग्जरी गाड़ी से हजरतगंज चौराहे पहुंचे। ये है बीजेपी के सुल्तानपुर लम्हुआ के विधायक देवमणि द्विवेदी। लॉकडाउन के दौरान जहां लोग अपने घरों में हैं, पुलिस लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी हुई है, तो वहीं ऐसे में बीजेपी विधायक अपनी लग्जरी गाड़ी में 6 लंच पैकेट लेकर गरीबों को खाना बांटने पहुँच गए। बड़ी गाड़ी देखकर भूखे लोग भी खाने की आस में लॉकडाउन का उल्लंघन न हो, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइन में लग गए। लेकिन विधायक के पास तो सिर्फ 6 लंच पैकेट थे, जिन्हें उन्होंने बांट दिया। उसके बाद ये फोटो खिंचाकर चलते वक्त मजदूरों का आरोप है कि बीजेपी विधायक सिर्फ फोटो खिंचाने चौराहे पर आए थे। एक विधायक जी आए थे, वो कहीं लाइन लगाओ, लाइन लगाए आदमी ने, यहाँ पे 5-6 आदमियों को बांटा, बता रहे खत्म हो गई। अब दरोगा जी आए, कह रहे हैं यहाँ पे जाओ सब लोग, बाद में आएगी गाड़ी दबाना। 5-6 पैकेट बटे हम लोग को मिले, 15-20 आदमी लाइन लगे हुए। वहीं अपने क्षेत्र सुल्तानपुर छोड़कर लखनऊ पहुंचे बीजेपी विधायक से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो लोगों की मदद करने लखनऊ आए हैं। हालांकि सिर्फ 6 लंच पैकेट लोगों को बांटने के सवाल पर बीजेपी विधायक गोलमोल जवाब देने लगे। वो तो जिन लोगों को चिन्हित किया था उन लोगों को दिया, उन्होंने मोनू शर्मा जी ने जिनको चिन्हित किया था, अगर उसके अलावा कोई आएगा तो उन्होंने किया है कि उनको भी देंगे। फिलहाल बीजेपी विधायक पत्रकारों के सवाल का कोई सही जवाब नहीं दे सके और उन्होंने मौके से निकलना ही उचित समझा। लॉकडाउन के दौरान जहां तमाम लोग, तमाम समाजसेवी संस्थाएं लोगों की मदद कर रही हैं, तो वहीं ऐसे में राजधानी लखनऊ में अनोखा नज़ारा देखने को मिला जब सुल्तानपुर लम्हुआ के बीजेपी विधायक हजरतगंज चौराहे पर पहुंच गए। मात्र 6 लंच पैकेट लेकर उन्होंने मजदूरों से लाइन लगवाई, लेकिन उसके बाद महज 6 मजदूरों को उन्होंने खाना दिया, जिसके बाद मजदूरों में इस बात का आक्रोश था कि उन्हें काफ़ी देर तक लाइन में खड़ा किया गया और खाना नहीं दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले पे बीजेपी विधायक ने गोलमोल जवाब दिया। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया लखनऊ। लॉकडाउन का सबसे अधिक कहर थैलेसीमिया मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। दूर दराज से लखनऊ आने वाले ऐसे मरीजों का खून 1 महीने में 2 बार बदलता है, लेकिन पीजीआई ने ऐसे मरीजों का दर्द बिल्कुल नहीं समझा। कटघरे में यूपी की थैलेसीमिया सोसाइटी भी है। मरीजों का कहना है कि हम कोरोना से बाद में मरेंगे, लेकिन खून न चढ़ने पर पहले मर जाएंगे। यूपी में करीब 500 थैलेसीमिया मरीज हैं, जिनको 3 हफ्ते में एक बार बीमारी के कारण नया खून शरीर में चढ़ाना पड़ता है। केजीएमयू में करीब 100 मरीज रजिस्टर्ड हैं। अब यहाँ पीजीआई के मरीज भी रोजाना नया खून चढ़वाने आ रहे हैं, जबकि कोरोना त्रासदी से लॉकडाउन के कारण पहले से ही खून की भारी कमी है। पीजीआई से मरीजों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ये हमारा बच्चा शुभ है, इसको हर 15 से 20 दिन पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पीजीआई आना पड़ता है। इसके थैलेसीमिया नामक बीमारी है, जिसकी वजह से आज यहाँ पीजीआई में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मना कर दिया गया है। प्लीज़ आप, हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आप हमारी मदद करें। अब आपको बताते हैं आखिर पीजीआई प्रशासन ने थैलेसीमिया मरीजों के साथ विश्वासघात किया क्यों। दरअसल पीजीआई में इन मरीजों के लिए जो जगह सुनिश्चित थी उसे कोविड वार्ड में तब्दील कर दिया गया है, जबकि थैलेसीमिया मरीजों को अगर खून नहीं मिला तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ये कड़वा सच पीजीआई अफसर भी जानते थे। इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए पीजीआई निदेशक से लेकर सीएमएस तक तैयार नहीं है। ऐसे में आखिर थैलेसीमिया मरीज जाएं तो जाएं कहां? प्रदेश में सैकड़ों ऐसे मरीज हैं जिनकी गुहार सरकारी तंत्र तक नहीं पहुंच रही है। थैलेसीमिया मरीज अपनी जान बचाने के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। उम्मीद है संवेदनशील सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे गंभीर मरीजों की तरफ ध्यान देंगे। वहीं थैलेसीमिया सोसाइटी भी कटघरे में है, क्योंकि जिम्मेदारी थैलेसीमिया मरीज की दिक्कतों के निवारण की उन्हीं की है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में हसनगंज थाना क्षेत्र स्थित कदम रसूल वार्ड भांडू मोहल्ले में एक युवती के कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया।
कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में हसनगंज थाना क्षेत्र में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। राजधानी में कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार देर रात लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र में एक और महिला कोरोना पॉजिटिव मिली। यहाँ के कदम रसूल वार्ड में मोहल्ला भांडू में किराए पर रहने वाली एक युवती में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। युवती की रिपोर्ट मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम एम्बुलेंस लेकर युवती को लेने पहुंची। यहाँ युवती के साथ उसकी बहन भी रहती है। युवती में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने पर उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। शुक्रवार को युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। फिलहाल संक्रमित महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये वाकई चिंताजनक है। कैमरा पर्सन सतीश श्रीवास्तव के साथ रागनी पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 5 मई से शुरू होगा और ये 25 मई तक चलेगा। कोरोना वायरस से बचाव के फुल प्रूफ इंतजामों के साथ उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाएंगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा दे चुके और परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा कॉपियों का मूल्यांकन 5 मई से शुरू होगा और 25 मई तक चलेगा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 5 मई से शुरू होगा और 25 मई तक चलेगा। कोरोना वायरस से बचाव के फुल प्रूफ इंतजामों के साथ उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाएंगी। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की ओर से सभी जिलों के डीएम और डीआईओएस को निर्देश दिए गए हैं कि वो शिक्षकों को परीक्षक के तौर पर नियुक्ति के लिए जारी पास के आधार पर ही विशेष पास जारी किया जाए। इसी तरह मूल्यांकन केंद्र पर तैनात कर्मचारियों को भी पास जारी किए जाएंगे ताकि उन्हें आवागमन में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। मूल्यांकन केंद्र पर अनिवार्य रूप से शिक्षकों और कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। कक्ष में शिक्षक 2-2 मीटर की दूरी पर बैठेंगे। जिन शिक्षकों के पास मास्क, ग्लव्स नहीं है, उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। हर दिन मूल्यांकन केंद्र का सैनिटाइजेशन होगा। साथ ही कॉपियों के बंडल का भी सावधानी पूर्वक सैनिटाइजेशन किया जाएगा ताकि संक्रमण का कोई भी खतरा न हो। सीसीटीवी की निगरानी में बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जांची जाएंगी। साथ ही मूल्यांकन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त पुलिस तैनात की जाएगी और एलआईयू की टीम भी निगरानी करेगी। अब जल्द ही यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का परिणाम आ जाएगा, क्योंकि 5 मई से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन सतीश श्रीवास्तव के साथ रागनी पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। देश में प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों और छात्र छात्राओं को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इसी कड़ी में नासिक से मध्य रेलवे की दूसरी ट्रेन लखनऊ के लिए चल चुकी है, जो रविवार सुबह करीब 7 बजे यहां पहुंचेगी। ट्रेन से लखनऊ आने वालों को सबसे पहले कोरोना के मद्देनजर कई एहतियात कदमों से गुजरना पड़ेगा। तेलंगाना के बाद अब नासिक से लखनऊ के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली है, जिसकी तमाम प्रशंसाएं अलग अलग जगहों पर हो रही हैं। मोदी सरकार ने राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए इन ट्रेनों को चलाया है। नासिक से लखनऊ के लिए जो ट्रेन चली है उसमें तकरीबन 847 यात्री सवार हैं। इन यात्रियों को कल सुबह 6 से 7 बजे के लगभग जब ट्रेन चारबाग स्टेशन पर पहुंचेगी तो सबसे पहले थर्मल स्कैनर से जांच की जाएगी। ट्रेन में राज्य सरकार और रेलवे की तरफ से इन यात्रियों की सहूलियतों का पूरा ध्यान रखा गया है और इनको मास्क भी उपलब्ध कराया गया है। साथ में रेलवे, परिवहन निगम और यूपी शासन से जुड़े महत्वपूर्ण अफसरों की कुछ बैठक अभी कुछ देर पहले ही हुई है, जिसमें अफसरों ने बताया है कि चारबाग रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले इन यात्रियों की थर्मल स्कैनर से जांच होगी और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो तमाम यात्रियों को क्वारंटीन करने के लिए जगहों का चयन भी किया गया है। लेकिन अफसरों का ये भी कहना है कि कोरोना के मद्देनज़र इन यात्रियों के चारबाग स्टेशन पर आने से व्यवस्थाएं दिक्कत में भी आ सकती हैं। हालांकि बड़े अफसरों के मुताबिक सारी व्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से की गई है। ऐसे में किसी को कोई परेशानी होने की तनिक भी जरूरत नहीं है। कैमरामैन राज बिष्ट के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ।
संभल के दीपासराय के 2 युवक जमातियों के संपर्क में आकर कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। डॉक्टरों की मेहनत और इलाज के बाद दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इसके बाद अस्पताल से दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। दोनों युवकों ने कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टरों और पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया है। साथ ही आइसोलेशन वार्ड के अनुभव साझा करते हुए वार्ड में रहने के दिन और जीवनचर्या को बेहद बढ़िया कहते हुए इससे न डरने की अपील भी की है। मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था और संभल की टीम ने मुझे मुरादाबाद रेफ़र कर दिया था। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और ये स्वास्थ्य विभाग की टीम मुझे आज मुरादाबाद से अब मेरे घर लेके जा रही है। मैं संभल के पुलिस प्रशासन अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें स्वस्थ होने का मौका दिया। 11 तारीख को मेरी रिपोर्ट हुई क्योंकि मैं दुबई से वापस आया था। ये मैं एक अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाह रहा हूँ जनरल पब्लिक के अंदर, क्योंकि आइसोलेशन के नाम से एक डर बैठा हुआ है लोगों के अंदर इस टाइम कि अगर आइसोलेशन में लेकर जा रहे हैं तो किसी तरह की कैद में लेकर जा रहे हैं या कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। आइसोलेशन से हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। आइसोलेशन 2 तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है कि अगर मैं एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हूँ और मैं डॉक्टर के ऑब्जर्वेशंस के अंडर में हूँ, तो जो भी मुझे अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो मेरा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता रहेगा। मुझे खांसी हो रही है, खांसी का ट्रीटमेंट, फीवर आ रहा है, फीवर का ट्रीटमेंट। सृष्टि का पहला लॉकडाउन भगवान कृष्ण के समय में द्वापर युग में अब से 5100 वर्ष से भी पहले हुआ था। और ये लॉकडाउन पहला लॉकडाउन नहीं है, ये कहना है मथुरा में व्यासपीठ पर विराजमान प्रसिद्ध भागवताचार्य आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री का। द्वापर युग में ब्रजवासियों को गिरिराज पर्वत के नीचे भगवान कृष्ण ने बचाया था। भागवताचार्य शास्त्री जी ने भारत में कोरोना के खिलाफ सरकार की तारीफ करते हुए उनके प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम सराहनीय हैं। बहुत प्रामाणिक बात है, आजकल देख रहे होंगे बहुत प्रचारित भी हो रहा है। सृष्टि का पहला लॉकडाउन तो भगवान कृष्ण के समय हुआ था। उस समय राजा होता था देवों का राजा इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया था और इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए, और उस समय भी मानव एक गलती कर रहा था जो आज भी गलती कर रहा है। उस समय भी प्रकृति की अनदेखी कर रहा था, आज भी प्रकृति की अनदेखी कर रहा था। उस समय भी धर्म की अनदेखी कर रहा था, केवल धार्मिकता के नाम पर दिखावा कर रहा था, और आज भी धार्मिकता के नाम पर दिखावा होने लग गया था। लखीमपुर खीरी के गोला गोकरणनाथ के कई निजी अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीएम अखिलेश यादव और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर के आधा दर्जन अस्पतालों पर छापा मारा, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई। तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 अस्पतालों में ताला डाल दिया गया है और 48 घंटे के अंदर संबंधित पेपर दिखाने के लिए नोटिस भी दिया गया है। कुछ अस्पतालों में अप्रशिक्षित स्टाफ मरीजों का इलाज करता मिला। अस्पताल में मौजूद स्टाफ और संचालक पंजीकरण के कागज तक नहीं दिखा पाए और न ही संतोषजनक जवाब दे सके। इसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। के तहत जो शहर में चिकित्सालय चल रहे हैं वो मानक को पूरा कर रहे हैं कि नहीं, साफ सफाई सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था उचित रूप से कर रहे हैं अथवा नहीं, या अन्य कोई अगर खामी है तो उसको दुरुस्त कराने के लिए जो है एक अभियान के तहत हम लोग यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। और जिनके जहाँ कमियाँ मिल रही हैं उसको नोटिस दी जा रही है कि उन कमियों को तत्काल पूरा कर लें, और निर्धारित समय अवधि में अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमेठी में लॉकडाउन के बीच हत्या की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां थाने पर चोरी की शिकायत करने से नाराज दबंगों ने गांव में बने मंदिर की साफ सफाई कर रहे बुजुर्ग की लाठी डंडू और धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस हत्यारोपियों की तलाश में जुट गई है। मामला मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के हरिहरपुर गांव का है, जहां गांव के रहने वाले अवधेश सिंह का 2 दिन पूर्व समरसेबल पंप चोरी हो गया था, जिसकी शिकायत अवधेश सिंह ने थाने पर की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी कि इसी बीच मंदिर की साफ सफाई कर रहे अवधेश सिंह पर आरोपियों ने लाठी डंडू और धारदार हथियार से हमला कर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग अवधेश सिंह को परिजन और ग्रामीण जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जरूर, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये एक मुंशीगंज का प्रकरण है जिसमें 2 पक्षों में पट्टेदारी को लेकर विवाद था और दीवानी में वाद दायर किया हुआ था, और उसी में एक मछली के तालाब का भी बीच में विवाद था, उसका भी प्रकरण चल रहा था। उसमें इन दोनों पक्षों के बीच में रंजिश थी, और उसमें एक पक्ष के जो हैं वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो वो वापस आ रहे थे थाने पे अपनी एप्लीकेशन देके, जिसकी जांच हो रही थी।
तो उनके ऊपर दूसरे पक्ष के द्वारा हमला किया गया और उसमें लाठी डंडे से उनको मारपीट की गई, जिसमें एक चोट उनके सर में लगी और ब्लीडिंग होने के कारण उनकी जिला अस्पताल गौरीगंज में मृत्यु हो गई है। इसमें हम लोग तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं जो इसमें मारपीट में और रंजिश में शामिल थे जिसके कारण मृत्यु हुई, उन सबकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बदायूं के बिलसी में पुलिस ने बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया और अनावश्यक घूमने वाले व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी दी। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन का पालन करने के लिए जिले के पुलिस काफी सख्त है। सीओ संजय सिंह कुमार रेड्डी, थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने सभी पुलिस कर्मियों के साथ बाइक रैली निकाली और लोगों को एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति और मुंह पर मास्क बांधना और हाथों में दस्ताने का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया। बाइक रैली बिलसी के सोमानी तिराहा से शुरू होकर अटल चौक, बालाजी तिराहा, गांधी पार्क होते हुए सिरासौल चौराहा पहुंची, फिर वहां से साहबगंज होते हुए हनुमानगढ़ी, अबियापुर चौराहा होती हुई वापस थाने पहुंच गई। पूरे विश्व में इस समय कोरोना वायरस से संबंधित महामारी फैली हुई है। पब्लिक को जागरूक करने के लिए मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी। एक मोटरसाइकिल पे एक ही व्यक्ति चले और हेलमेट लगा के, दस्ताना, मास्क वगैरह सब लगा के चले और एक मोटरसाइकिल पे एक से ज़्यादा व्यक्ति न चले। सभी लोग अपने घरों में रहें और बिना काम का, बिना वजह का कोई घर से बाहर ना निकले। सबको जागरूक किया गया। संभल जिले के गुन्नौर थाने में तैनात सिपाही ने कर्तव्य निष्ठा का फर्ज की मिसाल पेश की है। गुन्नौर थाने के कार्यालय में मुंशी के पद पर तैनात सिपाही रवि चौधरी ने कोरोना संक्रमण के संकट काल में अपने फर्ज को अहमियत देते हुए अपनी शादी स्थगित कर दी। सिपाही रवि की शादी के निमंत्रण कार्ड बन चुके थे। शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। खास बात यह है कि सिपाही रवि चौधरी की कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित होकर जिले में तैनात 5 अन्य सिपाहियों ने भी अपनी शादी स्थगित कर दी। सिपाही रवि चौधरी की कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित होकर जिले में तैनात 5 सिपाही रजनीश, आदित्य देव, योगेश, राकेश और राहुल ने भी अपनी शादी स्थगित कर दी। जिले के एसपी यमुना प्रसाद ने कोरोना से चल रही जंग में कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश करते हुए इन पुलिसकर्मियों की तारीफ की है। हाँ, मेरी शादी 16 अप्रैल को तय हुई थी, मगर इस कोरोना जैसी महामारी से चलते हुए हमारे देश में बहुत ही गंभीर हालात हैं, जिसके चलते मैंने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी है। मानता हूँ शादी एक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, मगर सबसे पहले हमारा देश है तो सब कुछ है, कोई भी हो सकती है। मेरा ये मानना है कि अनावश्यक रूप से लोग घर से बाहर ना निकलें, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जनपद संभल में लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराया जा रहा है। इसी में हमारे सिपाही से लेकर के सभी अधिकारी तक पूर्णतः मुस्तैद हैं। सभी क्षेत्रों में लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और हॉट स्पॉट और लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन करा रहे हैं। इसमें हमारे कुछ ऐसे भी कर्मी हैं जिनकी शादियां तय थी, निश्चित समय पर होने वाली थी, जिसको उन्होंने इस माहौल को देखते हुए अपने फर्ज निभाने के लिए उन्होंने अपनी शादियां टाल दी हैं। मथुरा में मसानी स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर संपूर्ण विश्व से कोरोना महामारी को दूर करने के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 1 दर्जन से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया। हवन यज्ञ में खास बात ये रही कि लोग लॉकडाउन के चलते हवन को संपन्न कराने के लिए किसी भी बाहर से पंडित या यज्ञाचार्य को नहीं बुलाया गया, बल्कि ऐसी स्थिति में ऑनलाइन यज्ञ किया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्याम सुंदर शास्त्री यज्ञाचार्य के माध्यम से ये हवन यज्ञ संपन्न कराया गया। वीडियो कॉल पर ऑनलाइन रहे श्याम सुंदर शास्त्री एक तरफ से मंत्र बोलते रहे, वहीं दूसरी ओर यज्ञ में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं ने आहुतियां डाली। 4 राज्यों से घिरे जनपद सोनभद्र में अब तक कोरोना का एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं मिला है। जहां एक तरफ प्रशासन उत्साहित है, वहीं जनपद के लोग भी काफी निश्चिंत हैं। मगर बालू खनन शुरू होने के बाद धीरे धीरे जनपद सोनभद्र असुरक्षित होता जा रहा है। दुद्दी से अपना दल के विधायक हरिराम चेरो ने मुख्यमंत्री व जिला प्रशासन को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि दुद्दी क्षेत्र में चल रहे बालू खनन में बाहरी गाड़ियों के प्रवेश तेजी से हो रहे हैं। बालू लोड करने के लिए आ रही ट्रकें उन इलाकों से भी आ रही हैं जहाँ कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं। खनन क्षेत्र में लगभग 300 से अधिक गाड़ियों का जमावड़ा होता है और सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए जाते। बाहर से आने वाले ट्रक चालकों का कहना है कि उनकी बॉर्डर पर कोई चेकिंग नहीं होती। बिना मास्क लगाए चल रहे ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें बालू लेने के लिए कई दिनों तक यहां रुकना पड़ रहा है। लंबी कतार होने की वजह से कई दिनों बाद उनका नंबर आता है। प्रशासन ने जिस तरह से छोटी गाड़ियों के बॉर्डर क्रॉस करने पर पाबंदी लगा रखी है और ट्रकों को खुली छूट दे रखी है, ऐसे में खतरा बढ़ता जा रहा है। साफ पेट का सवाल है, क्या किया जाए खाने पीने के लिए, कहीं नहीं चिकन हुआ है।
खाने पीने के लिए रखे हैं सामान थोड़ा बहुत। हाँ, एक बार ज़्यादा दिन लग रहा और आ जाएगा, क्या करेंगे। अब अंदर है अकेले तो कहाँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।